चलिए, तो हम 2 लेक्चर अभी समाप्त कर चुके हैं। आज जो है हम लोग 3rd लेक्चर उसी जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होगा वो होगा, इसमें पहली हेडिंग डालिएगा आज का हेडिंग है एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। ये हमारा आज की पहली हेडिंग है, एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। किस तरीके से हम लोग एप्लीकेशन जो है डायमेंशन का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। इसमें पहला जो आपका एप्लीकेशन होता है वो होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। इसमें आपके पास जो पहला एप्लीकेशन आता है डायमेंशनल एनालिसिस का, वो होता है कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। किस तरीके से हमारा यूनिट एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट होता है, इसी को हम लोग कहते हैं कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। बात हमारी ध्यान से समझिएगा, आपको पूरी तरीके से बात हमारी समझ में आएगी, ठीक है। जरा पहले लेक्चर की ओर चलते हैं। मैंने आपको बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर Q है तो ये बराबर हुआ था हमारा NU, याद है। मैंने इस रिलेशन को बताया था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर Q है तो वो बराबर होती है N इंटू U में, जिसमें U जो होता है हमारा ये होता है यूनिट, और N जो होता है हमारा ये होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। इतना कंसेप्ट तैयार है आपको। फिर मैंने आपको बताया कि ये जो चीज़ Q है ये हमारा कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट है। सिर्फ हमारा N जो है ये भी चेंज हो सकता है, और ये जो हमारा U है ये भी हमारा क्या हो सकता है? चेंज हो सकता है। मतलब N और U हमारा चेंज हो सकता है, लेकिन N और U के चेंज होने से इस Q पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। Q हमारा हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो जब ये चीज़ कांस्टेंट है तो हमने बताया था आपको कि N1 U1 इज इक्वल टू होगा हमारा N2 U2। आप लोग 8th में पढ़े होंगे, 8th क्लास में, डायरेक्ट और इन्वर्स प्रोपोर्शन। जब दो चीज़ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होती थी तो उनका प्रोडक्ट आपस में क्या होता था? बराबर। यानी कि जब दो चीज़ कांस्टेंट होती थी तो N1 U1 इक्वल टू N2 U2 हो जाएगा इसके हिसाब से, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अगर N2 लिखना चाहें हम लोग तो N2 को लिख सकते हैं N1 U1 डिवाइडेड बाई U2 लिख सकते हैं इसको। N2 को क्या लिख सकते हैं? N1 U1 डिवाइडेड बाई U2, इतना लिख सकते हैं। हमने आपको क्या बताया कि जो भी फिजिकल क्वांटिटी है उसमें न्यूमेरिकल और यूनिट वैल्यू पे डिपेंड करती हैं, जिसमें N और U तो चेंज हो सकता है, लेकिन Q आपका हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। तो दो चीज़ों का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो इस तरीके से लिख सकते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2, क्योंकि N और U दोनों एक दूसरे के साथ किस में है? प्रोडक्ट में है। तो N2 को लिख सकते हैं हम N1 U1 डिवाइडेड बाई U1 E2। इसका हम लोग भरपूर यूज करेंगे कंसेप्ट से। तो सबसे पहले इतना आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक है। नोट कर लीजिए।
चलिए इसको मिटाते हैं और आगे बताते हैं आपको, ठीक है। इतना नोट कर लिया आप लोगों ने। आगे देखिए, इसके सवाल आपको कैसे सॉल्व करने हैं, सबसे बड़ी बात ये है, ठीक है। देखिए इसकी सबसे बड़ी बात क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पे। जैसे मान लेते हैं फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, फॉर एनी फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए इफ डायमेंशन आर गिवन, इफ डायमेंशन आर गिवन, और डायमेंशन कैसे देगा आपको, एम अल्फा, एल बीटा और टी गामा, इस तरीके से कुछ करके देगा आपको डायमेंशन। जब आपको कोई फिजिकल क्वांटिटी देगा, चलो मेरी बात समझिए, कोई भी आपको फिजिकल क्वांटिटी देगा और कहेगा कि इसको इसमें कन्वर्ट करिए, मतलब इसका जो यूनिट ये है उसको दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करिए, तो सबसे पहला टारगेट होगा आपका जो चीज़ दिया है गिवन फिजिकल क्वांटिटी, उसका डायमेंशन फाइंड कर लेंगे। तो अगर आपको कोई भी फिजिकल क्वांटिटी दिया हो तो उसका सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे हम लोग, डायमेंशन, ठीक है। और डायमेंशन फाइंड करने के दौरान जब आपको ये चीज़ मिल तो लिखेंगे इसको क्या, n1, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग m1 अल्फा, l1 बीटा, और यहाँ लिख देंगे T1 गामा, और यहाँ पे हमारा आ जाएगा N2, और यहाँ पे लिख देंगे M2 अल्फा, L2 बीटा, और ये हमारा हो जाएगा T2 गामा। इस तरीके से हम लिखेंगे। और याद रखिएगा, जब भी आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन फाइंड करेंगे, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को अगर एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो आपका टारगेट होगा इस n2 की वैल्यू को फाइंड करना। तो n2 हो जाएगा हमारा n1, और यहाँ से लिख सकते हैं m1 डिवाइडेड बाई m2 और इसके पावर अल्फा। m1 भी अल्फा, m2 भी अल्फा, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो इसका पावर क्या बन जाएगा, अल्फा बन जाएगा। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं L1 डिवाइडेड बाई L2 और इसके पावर हो जाएगा बीटा, इसका डायमेंशन, और ये हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 और इसके पावर में हो जाएगा हमारा गामा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम n2 की वैल्यू क्या कर सकते हैं, फाइंड कर लेंगे, तो यही हमारा हो जाएगा कन्वर्जन ऑफ यूनिट। नहीं समझ में आया? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, क्वेश्चन से आपको एक पूरी तरीके से कहानी समझ में आ जाएगी। पहले इतना आप नोट कर लीजिए कॉपी में, ठीक है। अभी एक क्वेश्चन से समझाते हैं, आप नोट कर लीजिए। चलिए आगे देखिए, ये समझ में आया आपको? क्वेश्चन देते हैं आपको तो समझ में आ जाएगा क्लियरली, ठीक है। देखिए जरा यहाँ क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन है कन्वर्ट, क्वेश्चन हमारे पास है, को दे रहे हैं आप लोगों को, लिखिए नोट करिए कॉपी में, लिखिए कन्वर्जन बिटवीन, क्वेश्चन लिखिए कन्वर्जन बिटवीन, कन्वर्जन बिटवीन 1 न्यूटन, कन्वर्जन बिटवीन 1 न्यूटन एंड डाइन, जिसको हम लोग बोलते हैं CGS। क्या बोलते हैं? CGS। मतलब क्या है कि आपको कन्वर्जन दिखाना है 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में, और दिया क्या है आपको 1N = 1 kg पर मीटर स्क्वायर, इस तरीके से आपको दिया है।
1n इजकल टू 1 kg/m²। इस तरीके से आपको दिया है। मतलब सवाल क्या है आपका कि 1 न्यूटन को हमें कन्वर्ट करना है डायन में। मतलब क्या करना है आपको, यहाँ आपको n1 की वैल्यू दे रखा है 1, n1 की वैल्यू कितना दे रखा है 1 दे रखा है, और m1 का देखें तो हमको दे रखा है 1 kg। m1 कितना दिया है 1 kg। अगर L1 की बात करें तो हमको दिया है 1 मीटर, और T1 की बात करें तो T1 को हमेशा रखेंगे 1 सेकेंड। m1 हमारा दिया है 1 kg, मीटर हमारा दिया है L1 1 मीटर, और टाइम हम अपने से हमेशा रखेंगे 1 सेकेंड, क्योंकि टाइम बदलने वाला नहीं है। तो ज़रा याद करिए, मैंने n2 का फॉर्मूला क्या लिखवाया था। n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से 1, और m1 दिया है आपका 1 kg। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिएगा, m2 जब लेंगे हम तो इसको 1 kg को ग्राम में बदल देंगे, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम। अब L2 लेंगे तो इस L2 को 1 मीटर है, इसको कन्वर्ट कर देंगे सेंटी, तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। और T2 हमारा हमेशा रहेगा 1 सेकेंड। इतना क्लियर है। किस में दिया है kg मीटर स्क्वायर में दिया है, इसलिए हमने m1 को 1 kg रखा, L1 को 1 मीटर रखा, और T1 को 1 सेकेंड, और इसी को मैंने कन्वर्ट कर दिया किस में ग्राम में। तो देखिए, अगर यहाँ m1 हमारा 1 kg है और m2 हमारा हो जाए कितना 1000 ग्राम, सॉरी इसको 1 ग्राम रखेंगे हम लोग। क्या रखेंगे 1 ग्राम। ये हमारा हो जाएगा 1 ग्राम, और ये हो जाएगा 1 मीटर, और ये रहेगा हमारा 1 सेकेंड में। ठीक है, क्योंकि पहले हमको दिया था केजी में, तो m2 को रखेंगे ग्राम में 1 ग्राम, L2 को रखेंगे 1 मीटर, और T2 को रखेंगे 1 सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा 1 ग्राम, और ये पावर हो जाएगा अल्फ़ा। m2 हमको दिया है आपका, या L1 दिया है आपको 1 मीटर, और L2 दिया है आपको 1 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके पावर हो जाएगा बीटा, और ये T1/T2, और इसके पावर हो जाएगा हमारा गामा। इस सब सेकंड में है। ठीक है, T1 भी सेकंड में और T2 भी सेकंड में। अब हमारा काम तो हो गया। अब क्या करेंगे, n2 = लिखेंगे 1, और इस 1 kg को ग्राम में बदलेंगे तो 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम, और ये हो जाएगा हमारा 1 ग्राम अल्फ़ा। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो ऊपर हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, और नीचे हमारा हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। और टाइम आपका दिया था 1 सेकेंड, 1/1, और ये हो जाएगा अल्फ़ा बीटा, और ये हो जाएगा गामा। ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल, और सेकंड से हमारा सेकंड कैंसिल। क्लियर इतना चीज़। पहले इसको नोट कर लीजिए, कॉपी में स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, तब आगे हम बताते हैं आपको। चलिए नोट करिए आप लोग, मिटाते हैं इसको और आगे बताते हैं। इतना कवर हो गया, ऊपर मिटाते हैं। अब आपको ध्यान क्या देना है, ये जो हमारा अल्फ़ा है, ये हमारा बीटा है, और ये हमारा गामा है। इन 3 चीज़ की हमें क्या फाइंड करना है, वैल्यू अल्फ़ा बीटा और गामा का। तो आपको दिया है 1 न्यूटन, तो फोर्स = हो जाएगा मास × एक्सेलरेशन। तो अगर इसका डायमेंशन निकालें तो m हो जाएगा, और एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं LT-2, यानी m के पावर 1 l के पावर 1, यानी अल्फ़ा की वैल्यू 1, बीटा की वैल्यू 1, और गामा की वैल्यू -2। अब रख देंगे यहाँ पे। n2 की वैल्यू हो जाएगा आपका 1, और ये 1000, और इसका पावर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा 100, और इसका पावर हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा सेकेंड 1, और गामा की वैल्यू -2। ठीक है, समझते जाइए, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ेगा इस पर, तब आपको समझ में आएगा सवाल।
N2 की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 10, ये हो जाएगा -1 के, सॉरी 1 का पावर माइनस कितना हो जाएगा 1, तो N2 हमारा मिलेगा 10 के पावर 5, और CGS में कन्वर्ट कर दें क्या लिख देंगे इसको, डायन। यानी 1 न्यूटन जो हमें मिला वो मिला 10 टू द पावर 5 डायन। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर लेंगे। आया समझ में? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन। इसमें करना क्या है कि आपको देखना है कि सवाल केजी में दिया है कि ग्राम में पहले दिया है। अगर आपको केजी में दिया हो तो m1 की वैल्यू 1 kg, L1 की वैल्यू मीटर में रखेंगे और T1 को सेकंड में। अगर वही ग्राम सेंटीमीटर में दिया होता तो m1 की वैल्यू ग्राम में रखते और L2 की वैल्यू सेंटीमीटर में रखते, L1 की वैल्यू सेंटीमीटर में। तो हमको अल्फा बीटा और गामा चाहिए, तो आपको जिस क्वांटिटी को दिया है, आपको जो भी क्वांटिटी दी है उसका सबसे पहले आप डायमेंशन निकाल लीजिएगा। क्या निकाल लीजिएगा? डायमेंशन, और उसमें आपको अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू दी रहेगी। तो ला के यहाँ पे क्या कर देंगे, हम पुट आउट कर देंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इतना। चलिए इसको इरेज करते हैं। तो ये पहला हमारा एप्लीकेशन था कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स। दूसरा सवाल देखते हैं, दूसरा कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट देखिए, इसमें जो दूसरा एप्लीकेशन आता है आपका वो है, दूसरा जो एप्लीकेशन आता है इसमें वो है टू चेक द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन ओवर नॉट। टू चेक द डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन और नॉट। जो सबसे हमारा जो दूसरा रूल होता है आपका, दूसरा एप्लीकेशन इसका डायमेंशनल एनालिसिस का, कि हमको इसमें चेक करना रहता है कि जो भी इक्वेशन दिया है वो डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट होने का मतलब क्या है, यहाँ पे डायमेंशन ऑफ LHS, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। ये चीज़ आपको ध्यान रखना चाहिए, और रखना है आपको क्या, कि जब भी आपको कहे कि इक्वेशन आपको दिया है, उस इक्वेशन को आप डायमेंशनली चेक करिए कि करेक्ट है कि नहीं है। तो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब होता है कि उसके LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन अगर दोनों साइड बराबर हो गए तो हम कह देंगे कि डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। क्या है? करेक्ट है। जैसे एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे 9th क्लास में F इज इक्वल टू mv² डिवाइडेड बाई R। ये इस तरीके का हमारा फोर्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या है ये हमारा? सेंट्रीपिटल फोर्स। वेयर, जहाँ पे आपका m जो है आपका मास है, v जो है आपका वेलोसिटी है, और r जो है आपका ये रेडियस है, सर्कल। ठीक है, जब भी कोई पार्टिकल एक सर्कुलर मोशन करता है तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है सेंटर के अलाउंग, और वो होता है F इक्वल टू mv² बाई R। तो ये हमारा LHS है और इतना पोर्शन हमारा क्या है, RHS है। तो इसका डायमेंशन निकालें और इसका डायमेंशन निकालें। अगर दोनों साइड का डायमेंशन आ गया इक्वल तो हम लोग कहेंगे कि ये इक्वेशन आपका डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो फोर्स है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, मास एक्सेलरेशन का हो जाएगा LT-2, और ये हमारा मास m है
और वेलोसिटी का होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, यानी LT-1 और इसके पावर क्या हो जाएगा 2। वेलोसिटी का LT-1 होता है पावर 2 और डिस्टेंस होता है आपका L। तो ये हो जाएगा MLT के पावर -2 इज इक्वल टू ML² के पावर -2 और ये ऊपर चला जाएगा तो L के पावर हो जाएगा -1। तो ये हो जाएगा हमारा ML और T के पावर -2 इधर भी, और इधर भी हमारा हो गया MLT के पावर -2। तो ये देखिए यहाँ पे जो डायमेंशन है आपका RHS का, डायमेंशन ऑफ RHS ये बराबर है आपका डायमेंशन ऑफ LHS जो है ये डायमेंशन ऑफ RHS के क्या हो गया इक्वल हो गए। तो हमने कह दिया कि ये क्या हो गया आपका डायमेंशनली करेक्ट हो गया। ठीक है, तो डायमेंशनली करेक्ट का मतलब होता है कि LHS का डायमेंशन और RHS का डायमेंशन अगर वो दोनों बराबर हो गए तो हम लोग कह देंगे कि ये चीज़ हमारा क्या है डायमेंशनली करेक्ट है। नोट कर लीजिए कॉपी में अपना। चलिए अगला देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक क्वेश्चन है ये, चेक द गिवन रिलेशन डायमेंशनली करेक्ट और नॉट। ये जो हमारा इक्वेशन आपको दिया है इसको चेक करना है कि डायमेंशनली करेक्ट है कि नहीं है। और डायमेंशनली करेक्ट का मतलब एक ही, डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अगर इस तरीके से दोनों बराबर हो गए तो हम लोग कहेंगे कि इक्वेशन डायमेंशनली क्या है करेक्ट है। चेक करते हैं। जहाँ पे हमारा S क्या होता है डिस्प्लेसमेंट होता है, आप लोग 9th में पढ़े होंगे S क्या होता था डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो S है डिस्प्लेसमेंट के लिए हम लोग डायमेंशन इसका क्या रखेंगे L रखेंगे, और ये हमारा U वेलोसिटी है। क्या है U वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का डायमेंशन हो जाएगा LT-1 और यहाँ M हो जाएगा हमारा 0। फिर से हमारा T है तो यहाँ पे हो जाएगा T प्लस ये हमारा कांस्टेंट है तो इसका डायमेंशन लेस है। एक्सेलरेशन का होता है LT-2 और ये है हमारा T के पावर 2। क्लियर इतना। तो यहाँ से आपका हो जाएगा ये चीज़ L और यहाँ एक T और ये T कट जाएगा, M0 है तो यहाँ भी क्या बचेगा आपका L और इधर भी हमारा T-2 T2 कट जाएगा, क्या बचेगा L बचेगा। यानी LHS के RHS के साइड में देखें तो पूरा डायमेंशन किसका है लेंथ का है, और RHS में भी देखें तो पूरा डायमेंशन किसका है LHS में L का है। यानी यहाँ से कह सकते हैं हम डायमेंशन ऑफ LHS इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। अब कुछ लोग सोचेंगे कि L और L जोड़ के आपने 2L क्यों नहीं लिख दिया। तो मैंने आपको बताया था डायमेंशन जब पढ़ा रहे थे सम स्पेशल फीचर्स में कि ये भी लेंथ है, तो लेंथ में सिर्फ लेंथ ही ऐड हो सकता है डायमेंशन। अगर डायमेंशन लेंथ का है तो लेंथ में जुड़ सकता है, और इसकी वजह से ये जितना ये है तीनों आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। तो इधर भी पूरा लेंथ का डायमेंशन रहेगा और इधर भी किसका डायमेंशन रहेगा लेंथ का, तो L और L आपस में क्या हो जाएंगे बराबर। इसलिए डायमेंशन LHS के किसके बराबर हो जाएगा RHS के। 2L मत लिखिएगा क्योंकि आपको मैथमेटिकली ऐड नहीं करना है, सिर्फ डायमेंशनली दिखाना है। तो LHS के साइड में पूरा L है और RHS के साइड में भी पूरा L वाला टर्म है, तो इसलिए दोनों टर्म क्या हो गए आपस में बराबर हो गए। नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में इतना, फिर आगे बताते हैं आपको। चलिए आगे देखिए क्या है, मिटाते हैं इसको। जरा यहाँ ध्यान से देखिए क्या है वो चीज़। अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे नोट करते हैं S = UT + AT²। इस तरीके का हमारा इक्वेशन है। तो अगर देखा जाए तो S का डायमेंशन भी L हो जाएगा, इस पूरे का टर्म भी डायमेंशन कितना हो जाएगा L हो जाएगा, और इसका भी पूरा क्या हो जाएगा L हो जाएगा। अभी मैंने फाइंड किया तो
L और L दोनों साइड क्या हो जाएंगे आपके बराबर, मतलब कि डायमेंशन ऑफ LHS जो है बराबर हो गया आपका डायमेंशन ऑफ RHS का। कंसेप्ट क्लियर इतना। इधर भी मैंने प्रूव किया था S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो इधर डायमेंशनली करेक्ट था ये भी, और ये चीज़ हमारा मैथमेटिकली भी क्या है, करेक्ट है। मैथमेटिकली भी क्या है, करेक्ट है। देखिए फार्मूला S = UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, ये मैथमेटिकली भी करेक्ट है और डायमेंशनली भी क्या है, करेक्ट है। इस फार्मूले में देखिए क्या है, ये डायमेंशनली करेक्ट तो है, डायमेंशनली करेक्ट तो है बट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है, बट मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। मतलब क्या हुआ कि जो चीज़ आपकी डायमेंशनली करेक्ट है, जो चीज़ आपकी डायमेंशनली करेक्ट है तो वो चीज़ मैथमेटिकली करेक्ट हो भी सकती है और मैथमेटिकली करेक्ट, सॉरी हमने क्या बोल दिया, हाँ देखिए ये चीज़ हमने क्या बोला कि जो चीज़ डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, ये भी डायमेंशनली करेक्ट है, लेकिन देखा जाए तो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं है। मतलब कि जो चीज़ डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, जो चीज़ आपकी डायमेंशनली करेक्ट होती है तो वो ज़रूरी नहीं कि मैथमेटिकली भी करेक्ट हो। देखिए ये दोनों चीज़ मैथमेटिकली तो करेक्ट नहीं है लेकिन डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है। तो जो चीज़ आपकी डायमेंशनली करेक्ट हो सकती है, जो चीज़ आपकी डायमेंशनली करेक्ट है वो आपकी मैथमेटिकली करेक्ट हो भी जाएगी और नहीं भी होगी। दोनों चीज़ है कि डायमेंशनली करेक्ट है तो ज़रूरी नहीं कि मैथमेटिकली वो चीज़ करेक्ट हो। आया बात समझ में? ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए अब थोड़ा सा, उसके बाद लिखवाते हैं कुछ। चलिए आगे देखिए, मैंने यहाँ पे कुछ कंक्लूजन लिखा है। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी करेक्ट मैथमेटिकली, मतलब जो इक्वेशन आपका डायमेंशनली करेक्ट है तो वो ज़रूरी नहीं कि मैथमेटिकली भी करेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ठीक है, दूसरी चीज़ क्या है, अ मैथमेटिकली करेक्ट इक्वेशन इज ऑलवेज करेक्ट डायमेंशनली विथ सम एक्सेप्शन। यहाँ क्या है कि जो चीज़ मैथमेटिकली करेक्ट है तो उसका डायमेंशनली करेक्ट हमेशा होगा। मैथमेटिकली करेक्ट है तो डायमेंशनली भी क्या होगा, हमेशा करेक्ट होगा। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। क्या है? कुछ एक्सेप्शन है। मैथमेटिकली करेक्ट है तो ज़रूरी है वो हमेशा आपका डायमेंशनली करेक्ट होगा, लेकिन कुछ क्या है, एक्सेप्शन है। उस आप एक्सेप्शन को देखिए, मिटाते हैं यहाँ पे। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन में और में नॉट, और यहाँ पे है आपका मैथमेटिकली, लिख लीजिएगा इसको। और डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आपका हो भी सकता है करेक्ट मैथमेटिकली, यहाँ पे लिखे हैं मैथमेटिकली, लिख लीजिएगा इसको। ठीक है, इरेज करते हैं यहाँ पे, वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, देखिए क्या है यहाँ पे, एक्सेप्शन आपको समझाते हैं। एक्सेप्शन क्या है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ये एक फार्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन nth सेकेंड, और वो होता है u प्लस a/2 और 2n-1। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो ज़रा ध्यान से देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन nth सेकेंड। अभी आपको पढ़ाया जाएगा ये।
तो डिस्टेंस ट्रेवल बाई पार्टिकल इन nth सेकेंड, मतलब कि ये चीज़ हमारी क्या हो गई, l हो गई, डायमेंशन के हिसाब से क्या हो गया, l हो गया। u हमारा हो जाएगा lt-1 और एक्सेलरेशन हो जाएगा हमारा lt-2 और ये पूरा टर्म t है तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा t। ये जो पूरा टर्म होता है इसको होता है t, क्या होता है हमारा t। तो ये हो जाएगा l इज इक्वल टू lt-1 और प्लस lt-1। क्या ये दोनों साइड बराबर हैं? नहीं। तो लिखेंगे क्या, डायमेंशन ऑफ LHS डज नॉट इक्वल टू डायमेंशन ऑफ RHS। आया कुछ बात समझ में? मतलब कि जो चीज़ आपकी मैथमेटिकली करेक्ट है वो डायमेंशनली भी करेक्ट है हमेशा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है और यही एक्सेप्शन है। देखिए ये फॉर्मूला मैथमेटिकली करेक्ट है लेकिन डायमेंशनली करेक्ट नहीं है, यही एक्सेप्शन है हमारा। मैथमेटिकली करेक्ट है तो इसको डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, लेकिन इसमें एक्सेप्शन वही है कि आपका डायमेंशनली करेक्ट नहीं है। नोट कर लीजिए इसको कॉपी में अपने, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये हमारा तीसरा एप्लीकेशन है डायमेंशनल एनालिसिस का, ठीक है। इससे पहले हमने 2 डायमेंशनल एनालिसिस का एप्लीकेशन देखा और ये हमारा है लास्ट एप्लीकेशन किसका, डायमेंशनल एनालिसिस का। इसके अनुसार क्या समझते हैं, कह रहा है कि एज अ रिसर्च टूल टू डिराइव न्यू फिजिकल रिलेशन। तीसरा कहता है कि आप किसी भी रिसर्च से एक नए फिजिकल रिलेशन को क्या करेंगे, डिराइव करेंगे। समझिए क्या है, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक सिंपल सा पेंडुलम है, ये हमारी स्ट्रिंग है, समझिएगा तो समझ में आ जाएगा आपको। और ये हमारा आपका एक बॉब है, क्या है, बॉब है, ठीक है। इस बॉब को हम थोड़ा सा इसे डिस्प्लेस कर देते हैं तो ये बॉब आपका ऐसे ऐसे क्या करने लगता है, ऑसिलेट करने लगता है, ऐसे ऐसे। आपका बॉब क्या करने लगेगा, ऐसे और ऐसे ऑसिलेट करने लगेगा। तो अगर इस बॉब का मान लेते हैं मास कितना है, m है, और इस स्ट्रिंग का लेंथ है आपका l, और नीचे आपका काम कर रहा है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जाने में, ऑसिलेट करने में इस बॉब को ऑसिलेट कर रहा है। मतलब इस बॉब को ऑसिलेट करने को हम लोग कहते हैं टाइम पीरियड। क्या बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने में क्या बोलते हैं इसको, टाइम पीरियड। यानी एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जितना पार्टिकल को टाइम लगता है वही क्या कहलाता है, टाइम पीरियड। तो यहाँ से लिखेंगे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। यानी जो टाइम पीरियड है सिंपल पेंडुलम का, ये डिपेंड करता है इस बॉब के मास m पे, इसके लेंथ l पे, और इसका जो g है उस पे। यानी जो बॉब है आपका ये डिपेंड करता है आपका मास पे, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास का, और यही टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है L का, और यही टाइम पीरियड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, G का। मतलब कि इस टाइम पीरियड पार्टिकल को एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम पीरियड है ये डिपेंड करता है मास ऑफ बॉब पे, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग पे, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी G पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या कहेगा कि जिस तरीके से आपको दिखाया है इसको आप डायमेंशनली क्या करिए, टाइम पीरियड फाइंड करिए। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड आप डायमेंशनली क्या करिए, फाइंड आउट करिए। डायमेंशनली आपको फाइंड करना है टाइम पीरियड, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो इसको मिटाते हैं, यहाँ से इसको मिटाते हैं कुछ देर के लिए क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। आपको क्वेश्चन देगा कि एक सिंपल पेंडुलम है
जिसकी लेंथ L है, बॉब का मास m है और g आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है। इन तीनों पे आपका टाइम पीरियड क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। तो आप इस टाइम पीरियड जो सिंपल पेंडुलम जो डिपेंड कर रहे हैं मास पे, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, इसका आप डायमेंशनली क्या करिए, फार्मुलाइज करिए। देखिए कैसे होता है। तो जो चीज़ आपकी डिपेंड करेगी सबसे पहले टाइम पीरियड है, ये आपका डिपेंड कर रही है मास m पे, दूसरा लेंथ L पे और तीसरा आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g पे। तो जिस पे डिपेंड करेगी उन सबको डायरेक्टली आप लिख देंगे एक साथ, पहला कंसेप्ट, और इनके पावर में लगा देंगे a, ये b और ये हो जाएगा हमारा c। दूसरा स्टेप ये करेंगे। अब सबका लिखते हैं फार्मूला। डायमेंशन, टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा, m0, L0 और t1। ये हमारा हो गया किसका डायमेंशन, टाइम पीरियड का। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, डायरेक्टली को हटाएंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट आएगा k और ये हो जाएगा मास m की जगह कैपिटल M ले लेते हैं, ये हो जाएगा a, स्मॉल l की जगह बड़ा सा l ले लेते हैं b और इसको ले लेते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को c। ठीक है, वैल्यू रखते हैं। ये हमारा हो जाएगा m0, L0 और t के पावर 1। ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वीडियो की क्वालिटी सही है। अब यहाँ क्या करते हैं, k तो रहेगा, इस जगह पे m है, m1 लिख देंगे, L0, t भी हमारा 0 है और पावर में a है। यहाँ आपका लेंथ है तो यहाँ पे m0 रहेगा, L1 रहेगा, t भी क्या रहेगा 0, और ये हमारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है तो ये बनेगा हमारा मास 0 और Lt-2 के पावर हो जाएगा c। समझ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि जिसमें आपका जिसका डायमेंशन नहीं होगा उसके पावर में क्या लिख देंगे, 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, ये हो जाएगा हमारा m0, L0 और t के पावर 1 हो जाएगा। ये हमारा कांस्टेंट k है, k। अब सबको एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे मास कितना हो जाएगा, m, 1m मल्टीप्लाई करेंगे तो a हो जाएगा, यहाँ m0 b के साथ होगा तो 0 और यहाँ m हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, आगे चलते हैं। अब L की देखते हैं। L के लिए देखें तो 0 इंटू a 0, 1 इंटू b 0 प्लस b और ये L हो जाएगा हमारा c, b प्लस c। अब t का देखते हैं, ये हो जाएगा 0 प्लस 0 और ये माइनस 2c। सबका बेस सेम था तो आपस में मल्टीप्लाई तो बेस ऐड हो जाएगा, पावर ऐड हो जाएगा। बेस मास का सेम है तो पावर आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। वही काम हमने किया है। यहाँ हो जाएगा m0, L0, t के पावर 1 और यहाँ हो जाएगा हमारा m के पावर a और यहाँ हो जाएगा L के पावर b प्लस c और ये हो जाएगा t के पावर माइनस 2c। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा a की वैल्यू 0, m के पावर 0, m के पावर a, तो पावर आपस में बराबर होंगे तो a के पावर 0, L इजकल टू 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा b प्लस c भी 0 और यहाँ देखें तो माइनस 2c की वैल्यू हो जाएगा 1, यानी c की वैल्यू हो जाएगा -1/2। ये -2c है तो किसके बराबर हो जाएगा, 1 के, तो c की वैल्यू कितना देगा, -1/2। तो इस हिसाब से देखा जाए b प्लस c इजकल टू 0, तो b प्लस -1/2 इजकल टू 0, तो b भी कितना आ गया हमारा 1/2। हिसाब से b की वैल्यू कितना आ जाएगी हमारा 1/2। आया समझ में। तो हमको a की वैल्यू 0 मिला, b की वैल्यू 1/2 और c की वैल्यू -1/2 मिला। अब क्या करेंगे, इसको मिटाते हैं ज़रा। तो जो इक्वेशन आपने यहाँ पे माना है इसी में ला के हम लोग पुट करते हैं तो t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है तो k आ जाएगा और m है और a की वैल्यू कितना है हमारे पास 0 और
एल की वैल्यू कितना है हमारे पास, बी की वैल्यू आया है 1/2, तो इसको लिख देंगे हम लोग 1/2, और जी की वैल्यू पावर है सी, और सी की आया वैल्यू -1/2। तो क्या इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के, ये हो जाएगा √L और बाई √G, तो टाइम पीरियड हो जाएगा आपका पूरे में √L/G, और इस k की वैल्यू माना गया एक्सपेरिमेंटली कितना हुआ था, कांस्टेंट 2π। ये रहा टाइम पीरियड डायमेंशनली 2π √L/G। आया समझ में आपको? इस तरीके से हम टाइम पीरियड क्या करेंगे, जितना भी दिया रहेगा आप उसको फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा आया 2π एक्सपेरिमेंटली, क्या है, एक्सपेरिमेंटली है। इसमें आपको करना क्या है, जैसे जो चीज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे यहाँ पे टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मास था, लेंथ था, ग्रेविटी था, तो सबको एक साथ प्रोडक्ट करेंगे, उसके पावर में ABC अपने से मान लेंगे। ठीक है, और सबका डायमेंशन लिखेंगे, और लास्ट में ABC की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, पावर सबका बराबर करके, और लास्ट में पुट कर देंगे यहाँ पे, और डायमेंशन आपको मिल जाएगा। क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नोट कर लीजिए। तो ये हमारा था आपका तीसरा एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, और आज का लेक्चर हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आप इसको जाके रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, जब तक रिवीजन नहीं करेंगे तब तक चीज़ें समझ में आपको नहीं आएंगी। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ लक, पढ़ाई करते रहिए। चलते हैं, आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में उसी जोश और अंदाज के साथ। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।